क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, तो मुझे मालूम है तुम लोग भुलक्कड़ हो। चलो, तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 हमने समझा, तो ये मेमोरेंडम की बात करता है कि भैया नाम में आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिख देना। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि नाम जो भी होगा वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, मतलब एज पर एनी अदर लॉ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3, ये क्या बोलता है कि कैसा नाम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट से कनेक्शन ऐसा दिखाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब कर रखे हैं रूल, जो भी प्रिस्क्राइब कर रखे हैं रूल 8 में, वो सारे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इफ इन केस वो सारे वर्ड यूज करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर हमने सबसेक्शन 4 पढ़ा था। सबसेक्शन 4 में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि आपकी कंपनी न्यू कंपनी है या फिर आपकी कंपनी पुरानी कंपनी है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी न्यू है तो आप नाम के लिए अप्लाई करेंगे और नेम को रिजर्व करके रखा जाता है, कितने दिनों के लिए, 20 डेज के लिए। अगर आपकी कंपनी पुरानी है तो कितने दिनों के लिए रिजर्व करते हैं, 60 डेज। हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने नाम के लिए, आपने अपने नाम के लिए अप्लाई कर रखा, 20 दिन के लिए रिजर्व है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट जो दे रखे वो गलत दे रखे, तो आप पे क्या लग सकते थे, फाइन 1 लाख तक का। लेकिन जब आपका इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट मिला उसके बाद पता चला, या तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन पता चला तो पेनल्टी बस 1 लाख की लगेगी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पता चला तो 3 एक्शन लिए जा सकते थे। क्या क्या एक्शन थे, 3 महीने में बोल दिया जाएगा नाम बदलो, 3 महीने का समय। दूसरा, स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ का मतलब बताओ, रिमूव करना। देन उसके बाद क्या था, या फिर वाइंडिंग। वेरी गुड, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। चलिए, हमने यहाँ पे ये केसेस देख लेते, ठीक है। ये केसेस हमने पूरे बुक से रीड कर लिए थे, बस एक बार अच्छे प्रेजेंटेशन में बताना भूल गई थी, बस इसको एक बार देखेंगे। सबका कंक्लूजन देखिए, आपको केस के नाम पे जाने की जरूरत नहीं है, सबका कंक्लूजन क्या है। आओ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार मस्ट चेक द कंपनीज नेम इज नॉट मिसलीडिंग। प्लीज रजिस्ट्रार, आपको क्या देखना है कि जो कंपनी का नाम है वो कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहा है, अगेंस्ट ऑब्जेक्ट लॉस तो नहीं है, बट ओनली द बेसिक चेकिंग इज नीडेड। इन्होंने कहा बहुत डिटेल, बहुत डीप चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, प्राइमर फेस है, ऊपर ऊपर से ही देखोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए, दूसरे केस में ये बोला, रजिस्टर नॉट रिक्वायर्ड टू डीप इन्वेस्टिगेशन। सेम बातें कर रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है जब आप नेम की अप्रूविंग करेंगे, अनलेस द नेम क्लियरली लुक्स इलीगल। अगर एकदम ही इलीगल अनलॉफुल लग रहा है तो, याद करो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि गांजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, हमने ऐसे नाम, तो ये गलत ही नाम है, ठीक है, तो ऐसे नाम आप यूज नहीं कर सकते। हमने एटलस साइकिल की कहानी हमने समझी थी, पूरी स्टोरी समझी थी। बोथ दी कंपनी, दोनों कंपनी क्या यूज करी थी, एटलस वर्ड यूज करी थी, ठीक है। डिफेंडेंट, अब ऑलरेडी प्लेंटिफ अगर ये एटलस नाम यूज कर रहा है तो क्या डिफेंडेंट सेम उसे यूज कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका एक्सपीरियंस, उसका गुडविल आप खाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कंपनी नेम नीड्स टू चेंज बाय द कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है तो रजिस्ट्रार खुद से नहीं, भैया कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कोर्ट ही चेंज करेगा, रजिस्ट्रार आप खुद से चेंज करने वाले नहीं हो, क्योंकि कंपनी को प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करनी है। फिर हमने पढ़ा था पर्सन कैन नॉट, ठीक है, कांट नेम हिज कंपनी फॉर हिज ओन नेम। आप अपने सरनेम से नाम बना सकते हो क्या, हमने डिस्कस किया था। इफ ऑलरेडी, अगर वो नाम ऑलरेडी फेमस है, कंपनी के नाम पे रिसेंबल है, किसी और की गुडविल अगर खाता दिख रहा है, तो भले ही आपका नाम ही क्यों ना हो तो भी आपको अलाउड नहीं है। फिर हमने एक और लास्ट केस देखा था वर्धमान का, अगर आपका ऑलरेडी एक नाम चल रहा है तो क्या सेम नाम से आप क्या दूसरी कंपनी बना सकते हो, नहीं, भले आप इसको प्रीफिक्स, सफिक्स या फिर कैप्स में कर दिया, किसी भी तरीके से दिखा रहे हो, तो ये सब अलाउड नहीं है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। चलो, अब नेम क्लॉज हमने डिटेल में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्या, सिचुएशन क्लॉज। क्योंकि मेमोरेंडम कल डिस्कस कर चुके हैं, सिचुएशन क्लॉज में हमें पूरा कंप्लीट कंपनी का एड्रेस लिखना होता है, तो फिर क्या लिखना होता है, ओनली स्टेट, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि भैया आपका आरओसी कौन सा है, ठीक है। चलिए, सिचुएशन क्लॉज, नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, आपको बस स्टेट का नाम लिखना है। अगर मैंने बोला सीएस दुनिया लिमिटेड, तो मेरे सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा होगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। डन। चलिए, कंपनी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म लोकेशन, आपको पूरी लोकेशन बतानी पड़ती है रजिस्टर ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। मेमोरेंडम में भी लिखा है आपको और कंप्लीट एड्रेस के साथ भी फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सिचुएशन क्लॉज में मेमोरेंडम में बस स्टेट का नाम लिखा होगा, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट एड्रेस 30 डेज के अंदर दे देना, जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन होता है। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ।
चलिए नीचे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोल रखा है भैया, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बात कर रखी है, इन्होंने कहा ये है पूरा कंप्लीट एड्रेस, तो ऐसे प्लीज 30 डेज के अंदर बता दो। अभी मेमोरेंडम के थ्रू तो बस आपने स्टेट का नाम बताया, लेकिन फिर उसके बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंप्लीट एड्रेस दे देना। डन। चलिए पब्लिकेशन ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी क्या बोलता है समझिए, ये पूरा टॉपिक अब डिटेल में पढ़ेंगे। यहां इन्होंने बोला हर कंपनी को सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3, ठीक है, क्या बोलता है, हर कंपनी को डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना नाम और अपना एड्रेस। वापस से तुम कहीं भी देखना कंपनी का जब देखोगे ना इंफॉर्मेशन, तो कंपनी के नाम के साथ कंपनी का एड्रेस भी होता है, सिंगल बस कंपनी का नाम नहीं होता है, तो नाम और एड्रेस दोनों साथ में। चलिए तो नाम और एड्रेस आपको डिस्प्ले करना है, कहाँ कहाँ करना है समझना। कहाँ, सबसे पहले तो क्या लिखा है, लेजिबल मतलब क्या होता है, क्लियरली साफ सुथरा दिख रहा हो, ठीक है। लेजिबल लेटर्स मतलब ऐसे वर्ड यूज करना, ऐसे लेटर यूज करना जो रीडेबल हो, जो आसानी से समझ में आए। हम कभी कभार ऐसे कर्सिव वगैरह यूज करते हैं, समझ ही नहीं आ रहे लेटर, ज्यादा डिजाइन बनाने के चक्कर में चीजें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा भैया प्लीज इतना डिजाइन विजाइन मत बनाइए, ठीक है। आपको किस तरीके से लिखना है, क्लियरली आपको दिखे, वो रीडेबल हो। लेजिबल लेटर्स होने चाहिए। क्या लिखा है, कॉन्स्पिशियस पोजीशन मतलब ऐसे छुपा के नहीं लिखना है, सबके सामने कि दिख जाए। पर्पस ये है कंपनी का नाम साफ सुथरा दिखे, रीड कर सके और सामने हाईलाइट होकर दिखे। तो आपको बस यहाँ पर उन्होंने यही सारी बातें बोल रखी है कि नेम और एड्रेस दोनों ठीक है, क्लियरली लिखा होना चाहिए, इजिली सीन हो जाए ऐसी जगह पे लिखा होना चाहिए। इन ऑल इट्स, क्या लिखा है, इट्स बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स मतलब क्या होता है, याद करो सीसेट में पढ़कर आए थे भैया, एक लेटर बनाना सिखाया था, बिजनेस के जो लेटर्स होते हैं। देन क्या लिखा है, आपके बिल हेड्स होंगे, मतलब आपके इनवॉइस की बात हो रही है, आपकी बिलिंग्स की बात हो रही है, जो भी आपके लेटर पेपर्स होंगे, हर जगह आपको सारे डॉक्यूमेंट में कंपनी का नाम और एड्रेस के साथ लिखना है, मतलब सिंगल नाम से काम चलने वाला नहीं है। तो कंपनी का नाम और एड्रेस कहाँ कहाँ लिखना है, जितने भी आपके लेटर्स हैं, चाहे वो आपके लेटर हेड है, हर जगह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। साथ में उन्होंने बोला आपकी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो जो आपका जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के बाहर प्रॉपर पेंट या फिर एफिक्स होना चाहिए नाम, पेंट से लिखा होना चाहिए या फिर लेटर्स लिखे हो, जैसे कि आप देखते हो कि हर किसी का बोर्ड लगा रहता है, तो ये बोर्ड की बात करें, ठीक है। साथ में आपका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस भी लिखा होना चाहिए, आउटसाइड द एवरी ऑफिस, ऑफिस के बाहर। अब यहाँ इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप किसी लोकल जगह पे रहते हो जहाँ पे अलग से कोई लैंग्वेज चलती हो, तो इंग्लिश में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप साउथ साइड चले जाओ तो देखना वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा रहता है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि एज पर रूल्स आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो कंपनी का जो नाम है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या लिखना है ये बताए, तो नाम और एड्रेस लिखना है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब नाम और एड्रेस कहाँ कहाँ लिखना है बताओ, हटा दिया स्क्रीन से, बताओ कहाँ कहाँ लिखना है। रजिस्टर ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर लिखना है, चलो। और उसके बाद बिजनेस लेटर, ऑल बिल्स, जितने भी आपके लेटर्स यूज हो रहे हैं सब जगह। फिर साथ में उन्होंने बोला कि लैंग्वेज दूसरी भी यूज कर लेना जो लोकेलिटी में चलती हो, लेकिन 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 नेम क्या लिखा है, इनग्रेव्ड कहां पर, सील, इफ एनी। सील लिखा है कि कॉमन सील लिखा है, क्योंकि कॉमन सील तो क्या होती है, ऑप्शन होती है, आप अपनी कॉमन सील बना भी सकते हो और नहीं भी। यहाँ नॉर्मल सील की बात हो रही है, जो वो रबर वाली सील होती है। अगर आपकी कोई ऐसी सील है तो उसमें भी आपका नाम लिखा होना चाहिए। तो आपका कंप्लीट नाम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा होना चाहिए, ये सारी बातें। चलिए कंटिन्यू। नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस कहाँ का, रजिस्टर ऑफिस का। साथ में क्या लिखा है, सिन, क्या है सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट में सिन लिखा होगा, तो आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका सिन, ठीक है, विद दी किसके साथ, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। आज की डेट में फैक्स वगैरह कोई यूज नहीं करता, लेकिन एक जमाने में है ना, ईमेल, ईमेल उतना नेटवर्किंग चाहिए होता था, इंटरनेट चाहिए होता था, उतना पॉपुलर नहीं था। आज के टाइम पे ईमेल हो चुका है, तो उस जमाने में जैसे फोटोकॉपी की मशीन दिख रही है ना, ऐसे एक फैक्स मशीन हुआ करती थी, ठीक है। तो उससे आपके सारे डॉक्यूमेंट इधर से उधर होते थे। तो अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो वो भी, लेकिन आज की डेट में ये सब नहीं है, उसकी जगह कौन ले चुका है, ईमेल ले चुका है, ठीक है। तो ये लिखा है फैक्स नंबर अगर है तो, नहीं तो अदरवाइज ईमेल से काम चल जाएगा। फिर क्या बोला आपका, वेब एड्रेस, वापस क्या क्या, नेम, एड्रेस, सिन, टेलीफोन नंबर, काउंट करो, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिन हो गया, टेलीफोन नंबर, फिर क्या लिखा है, फैक्स नंबर अगर है तो, क्योंकि अब आज के जमाने में नहीं है, पुराना जमाना हो चुका है वो। देन उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद वेबसाइट एड्रेस। टोटल कितनी इंफॉर्मेशन होगी, 7 इंफॉर्मेशन,
चलिए क्या लिखा है, अगर वेबसाइट एड्रेस है तो हर किसी की वेबसाइट नहीं होती, लेकिन आज की डेट में वेबसाइट भी हर कोई अब बना रहा है. इफ एनी प्रिंटेड इन ऑल दी, कहाँ पे होना चाहिए, बिजनेस लेटर, क्या लिखा है, बिल हेड्स, क्या लिखा है, जो भी आपके लेटर पेपर्स है, ऑल इट्स नोटिस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, हर जगह आपकी ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए. अब तुम किसी भी कंपनी का नाम उठा लो, याद करो हमने ड्राफ्ट करना भी सीखा है सी सेट में जब थे हम, तो हमने देखा था, हम जब ऊपर लिखते थे लेटर हेड होता था, लेटर हेड में हम बिजनेस लेटर लिखते थे और ऊपर से ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, कंपनी का नाम, सिन, एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीजें रहती है, तो लेटर हेड में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहती है. चलो फिर क्या लिखा है उन्होंने, प्रिंटेड किसमें, प्रिंटेड किसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जरा बताओगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, है ना, और फिर ये क्या लिखा है, हुंडीज. ये अभी प्रोमिसरी नोट जैसे ही समझो, प्रोमिसरी नोट जैसे होते हैं लेकिन पुराने जमाने में हुआ करता था, आज इस जमाने में नहीं है, इसकी जगह किसने ले लिया, प्रोमिसरी नोट, इन सब ने. चलिए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अदर डॉक्यूमेंट, इन्होंने कहा कि अगर ये प्रोमिसरी नोट आपने बनाया है, ये आपका, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी. तो कुल मिलाकर यहाँ से हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 सिंपल बस से बोलता है आपका नाम और एड्रेस कहाँ कहाँ पब्लिश होगा. ठीक है, तो सबसे ए पॉइंट क्या बोलता है, कहाँ पब्लिश होगा, अपना जो ऑफिस है उसकी बिल्डिंग में कर देना. ठीक है, देन क्या बोल दिया, सील जो होगी, ये तो इसमें लैंग्वेज की बात हो रही है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सील, सी वाला पॉइंट क्या बोलूंगी मैं यहाँ पर, जो भी आपके बिल हेड्स, पेपर, डॉक्यूमेंट, उन सब में, और डी वाले को मैं क्या बोलूंगी, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो कुल मिलाकर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स, 4 हेडिंग बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लगाना है. बी पॉइंट क्या बोलेंगे, सील, रबर सील जो होती है उसमें लगाना है. सी क्या बोलता है, आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के नाम जरा बताओगे, लेटर्स हो गए, बिलेट्स हो गए, एक्सेट्रा. और आखिरी वाले पॉइंट में आप क्या बोलोगे, जो भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो ये सारी जगह पे आपके कंपनी का नाम विद एड्रेस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए. ठीक है, फाइन, पेनल्टी. ठीक है, पेनल्टी लगेगी, दैट्स इट. ठीक है, लॉ में जितनी भी बातें अभी हम पढ़ रहे हैं वो नहीं किया तो क्या पेनल्टी है, दैट्स इट, डन. चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू, यहां तक क्लैरिटी है, कुछ नहीं, प्रोसीजर पढ़ रहे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. चलिए, कंपनी हैज चेंज इट्स नेम ड्यूरिंग द लास्ट, क्या लिखा है, 2 years. अभी आपकी कंपनी ने नाम बदला. ठीक है, अभी हर जगह हमने सी एस दुनिया लिखा था, नाम बदल के हमने क्या बोल दिया, सी एस दुनिया. अगर हमने नाम बदला तो साफ बोला है भैया पेंट और एफेक्स, अब नया नाम लिखोगे, उन्होंने कहा दोनों लिखो. क्या बोला इन्होंने, दोनों लिखना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं कि पुराने नाम को कट किया और भैया नया नाम आ गया, इन्होंने बोला अलोंग विथ इट्स नेम दी फॉर्मर नेम, मतलब नया पुराना दोनों आप साथ में चलाओगे. लास्ट 2, ठीक है, लास्ट 2 years. इन्होंने साफ बोला कि भैया पैरेलली नाम को लिखोगे. क्लैरिटी है बच्चों, क्यों, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी को पुराना नाम पता हो तो ठीक है, तो भी सेम जगह पर आ सके कि बोर्ड के बाहर ठीक है ये पुरानी कंपनी, भले उनका अब नाम बदल गया है, तो आपको पैरेलली चलाना पड़ेगा. फर्दर इन केस ऑफ दी ओपीसी कंपनी, अगर आपकी कौन सी है, 1% कंपनी, मेंशन क्या लिखा है इन दी ब्रैकेट. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, ये फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिख रही है कंपनी, यहाँ बीच में नॉर्मल कंपनी होती है तो ऐसा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, फार्मा फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड. लेकिन अगर ओपीसी है तो ब्रैकेट में लिखा ही होगा, किसी भी ओपीसी को उठा के अगर देख लोगे तो ऐसे ब्रैकेट में ओपीसी लिखना है, क्योंकि ऐसा लॉ बोलता है, ताकि ये हाईलाइट हो जाए ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं है. कौन सी वाली कंपनी है, ओपीसी वाली. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, इन केस ऑफ दी 1% कंपनी मेंशन करो ब्रैकेट्स में, क्या लिखोगे, बिलो द नेम, कि भैया ये हमारी क्या है, ओपीसी है, विच नेम इट्स प्रिंटेड एफिक्स और इनग्रेव, इसमें भी ओपीसी हर जगह लिखा होना चाहिए. मतलब जितना भी ऊपर हमने सारी चीजें पढ़ी, अगर वो एक ओपीसी है तो ब्रैकेट में पहले ही ओपीसी लिख दिया जाएगा. डन. चलिए नेक्स्ट, एमसीए क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने, एमसीए क्लैरिफाई दैट द डिस्प्ले नेम इन इंग्लिश इन एडिशन टू डिस्प्ले दी लोकल लैंग्वेज. एमसीए साफ बोलता है सारी कंपनी के नाम क्या होने चाहिए, इंग्लिश में, लेकिन अगर वहां कोई लोकल लैंग्वेज चलती है, फॉर एग्जांपल मैं एमपी की बात करूं तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे कोई है क्या, नॉर्मल हिंदी है. ठीक है, ऐसी कोई अलग से लोकल लैंग्वेज नहीं है. लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो मराठी, साउथ में इतनी सारी लैंग्वेजेस है. ठीक है, तेलुगु है, मद्रासी है, अलग अलग लैंग्वेजेस है. ठीक है, तो अगर वहां पे अगर कुछ लैंग्वेज चलती तो प्लीज उस लैंग्वेज में एडिशनली लिख सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश में लिखना तो मस्ट है. डन, क्लियर. चलिए, छोटी छोटी चीज आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस थोड़ा सा समझना. बहुत बड़ी बड़ी आप लोगों ने बिल्डिंगें देख रखी है, ऐसा ही होता है. ठीक है, अब इस बिल्डिंग में तो कितने सारे ऑफिस है, कितने सारे फ्लोर्स है, तो उन्होंने कहा एकदम बिल्डिंग से बाहर की बात नहीं कर रहे हम,
बिल्डिंग से बाहर की बात नहीं करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, ठीक है, एकदम बाहर की बात नहीं करें, बाहर अगर आपने लगा लिया तो ठीक, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इन्होंने कहा कि बस आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट फ्लोर गए और यहीं पे बाहर लगाया तो भी चल जाएगा, एकदम बिल्डिंग अपार्टमेंट्स के बाहर हर किसी का बोर्ड लगाओ ऐसा जरूरी नहीं है। आओ केस के थ्रू समझते। आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस do not mean outside the premises, पूरे premises के बाहर, in which the office situated, यहाँ इन्होंने बस बोला ऑफिस सिचुएटेड विद इन अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में है तो थोड़े से जो उसके बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाहर आप जाओगे तो आपको हर जगह बोर्ड दिख जाएगा, वो ठीक है। एकदम पूरी बिल्डिंग के बाहर लगाना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। द डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस रूम होना चाहिए, इनसाइड द बिल्डिंग ये भी आपका चलेगा, इज सफिशिएंट। अगर आपने बाहर भी लगा दिया, कंपाउंड के बाहर भी लगा दिया और ऑफिस रूम के बाहर भी, तो दो जगह लगा दिया, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज। अदरवाइज वो तो ये बस कह रहे हैं कि भैया इस ऑफिस के बाहर जाओगे तो भी आपका बोर्ड लगा है, इससे ही हमारा काम सफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मेट्रो सिटीज वाला है ना, आपने मूवीज देखी, हर जगह देखा, आप जाकर भी देखते हो, हर किसी का बोर्ड पॉसिबल है क्या? कितने सारे ऑफिस होते हैं, नहीं। तो ऑफिस के बाहर कंपाउंड में भी अगर अंदर इनसाइड आप लगा रहे हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये छोटी सी चीज आपको केस स्टडी में ध्यान रखनी पड़ेगी। डन? चलिए, तो यहाँ पे हमारा सिचुएशन क्लॉज भी ओवर। लेकिन अगर देखा जाए तो सिचुएशन क्लॉज क्या है, बस आपको क्या लिखना है, स्टेट का नाम, खत्म। ये सारी चीजें बाद की बात कर रहे हैं। मेमोरेंडम में तो बस स्टेट का नाम लिखना है, फिर 30 डेज के अंदर कंप्लीट एड्रेस दे दो। फिर क्या बोला, क्योंकि नाम और एड्रेस अब अच्छे से है, हर जगह लिख दो, सील में लिख दो, ऑफिस के बाहर बिल्डिंग में लिख दो, वगैरह वगैरह। क्लियर है बच्चों? तो नेम क्लॉज खत्म, सिचुएशन क्लॉज खत्म। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट क्लॉज को लेकर पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है घिसी पिटी, ठीक है। चलो, इट्स डिफाइन द ऑब्जेक्ट एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी फर्दरेंस ऑफ द देयरऑफ। क्या हमने ये समझा था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है उसका इंसिडेंटल, एंसिलरी, मतलब जो नेसेसरी। तो ये वही कह रहा है कि भैया सबसे पहले तो मेन ऑब्जेक्ट है, फिर एनी मैटर जो उससे इंसिडेंटल है, देन एक बियॉन्ड दिस एम्बिट। एम्बिट मतलब क्या होता है? स्कोप। एम्बिट मतलब क्या होता है? स्कोप। अगर स्कोप से बाहर है तो हम क्या उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, और अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है? वॉइड। चलो, इवन द एंटायर बॉडी ऑफ शोल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच एक्ट। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? सारे शोल्डर मिलके भी इसे ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट में अगर सारी बातें लिखी है तो भैया वो कर सकते हो, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था क्या, कुछ अगर इंसिडेंटल है, नहीं भी लिखा है, तो भी वो काम आप कर सकते हो इम्प्लाइड तरीके से। लेकिन फिर हमने और एक्सेप्शन पढ़े थे, याद हो? अगर कुछ चीजें इम्प्लाइड अलाउड नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत लिस्ट याद दिलाओ यार। वेरी गुड। एक्विजिशन अनदर बिजनेस, वेरी गुड। लोन्स, बोरिंग, याद आ रहे? पूरी लिस्ट थी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि पूरा फर्स्ट चैप्टर इसी पे बेस्ड था। चलिए, पावर स्पेसिफाइड, अगर इंसिडेंटल काम भी करते हो और वो नहीं लिखा है तो भी चल जाएगा, इससे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस नहीं मानेंगे। चलिए, समझ में आ गया सौम्या? ठीक है। चलो, यहां बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, बहुत सारे केसेस। कौन सा सुना सुना सा लग रहा है? एशबरी रेलवे, ठीक है। बाकी सारे सुने सुने लग रहे हैं क्या? नहीं। आओ पहले शॉर्ट में समझते हैं क्या बोले। सबकी कहानी ऑलमोस्ट सेम। हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सारी बातें घिसी पिटी। क्या लिखा है? एमओए हेल्प करता है, शोल्डर, क्रेडिटर, आउटसाइडर। भैया हमें हमें पता चलता है मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज से कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, व्हाट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, लीगली अलाउड टू डू, स्कोप ऑफ द बिजनेस। अगर उसके बाहर काम किया तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेम बात है, ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड बी इंटरप्रेट इन अ प्रैक्टिकल और रीजनेबली वे। आप जब ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल वे में आप इसे समझोगे, फोकस करोगे ऑब्जेक्टिविटी को, उसके टेक्निकल टर्म्स को नहीं। नेक्स्ट, कोर्ट बोलता है एमओ को आप क्या बोलोगे? सेंसिबली आप इसे रीड करोगे। इंटरप्रेट बेस्ड ऑन दी व्हाट द लैंग्वेज रीजनेबली मीन्स, नॉट दी, आप उसको कुछ ट्विस्ट नहीं करोगे, कुल मिलाकर अपने फायदे के लिए उसे चेंज नहीं करोगे। जो लिखा है उसे थोड़ा सा सेंसिबल होकर रीड करके समझो। कुल मिलाकर ये कह रहे हो ऑब्जेक्ट क्लॉज को रीड जरूर कर लो, उसमें जो लिखा है वही काम कर सकते हो, जो नहीं लिखा है वो आप काम नहीं कर सकते। डिसाइड वेदर द कंपनी एक्ट इज वैलिड बाय चेकिंग द एक्ट फॉल विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज ऑफ द एमओ। सबकी घिसी पिटी कहानी एक ही, क्या? ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है वही कर सकते हो, लेकिन यहाँ इतने डेप्थ में नहीं समझाया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में समझ चुके हो। डन?
खत्म। नेम क्लॉज समझ में आया, सिचुएशन क्लॉज समझ में आया। चलिए कौन सा क्लॉज दिख रहा है? कुछ नहीं समझा है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज समय समय पे बदलता रहता है, इट्स डिपेंड आपकी कंपनी क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो साफ लिखा होगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अगर इफ एनी अनपेड अमाउंट होता है तो ही वो पे करना है, अदरवाइज आप पे करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मेंशन रहता है मेमोरेंडम में कि लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड। हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे अपनी पिछली क्लास में, अगर याद हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल या फिर हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर अनलिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग या फिर हैविंग, जो भी होगी सिचुएशन के हिसाब से लिखा होगा। चलिए कैपिटल क्लॉज में क्या होता है? कैपिटल क्लॉज में होता है ऑथराइज कैपिटल। आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या है, जिसे हम ऑथराइज कैपिटल बोल सकते हैं या फिर नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं। ये साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। फॉर एग्जांपल कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000, ठीक है, लेकिन एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो टोटल कितना होता है? 1 लाख, ठीक है। तो ऐसा डिटेल में लिखा रहता है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि कैपिटल, टोटल कैपिटल बता दिया, ठीक है, देन डिवाइडेड इनटू क्या बता दिया आपको? 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपए ईच है। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होती है। तो कैपिटल क्लॉज सबका सेम ही रहेगा। बोथ, अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी इशू किया है या फिर आपकी कंपनी ने क्या इशू कर रखा है? प्रेफरेंस, ये भी इसी तरीके से बताया होगा जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नंबर ऑफ इक्विटी 1 लाख है, ठीक है, 10 रुपए का है या 100 रुपए का, वॉट एवर, फिर उसका है ना पूरा मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो कंप्लीट कितना है डिवीजन के साथ बताओगे, ईच की वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। चाहे वो अब आपने सिंगल इक्विटी किया तो बस इक्विटी होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दे रखा है तो फिर दोनों लिखा होगा, ठीक है। 2 हेड बनाए जाएंगे, तो मतलब 3 हेड बोल दूं। एक क्या होगा? ऑथराइज कैपिटल, दूसरा क्या? इक्विटी या फिर प्रेफरेंस अगर इशू किया है तो, अदरवाइज नहीं। डन, चलो आ जाओ। लास्ट क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज याद आ रहा है? कॉलम याद आ रहे हैं? बताओ सबसे पहला कॉलम क्या था? क्या था? नेम, एड्रेस। पहले तो ये लाइन है, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम, एड्रेस, सब्सक्राइब, ठीक है। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन और यहां सब्सक्राइबर के बारे में, सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन। बाजू में क्या लिखा है? ईच सब्सक्राइबर का नंबर ऑफ शेयर्स। फिर सब्सक्राइबर के क्या होते हैं? सिग्नेचर। फिर विटनेस के ही सारी बातें, भैया कौन है विटनेस? सीए, सीएमए कोई भी हो सकता है, ठीक है। सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन। लिखा होगा कि सीए, ये सीएस है, सीएमए है, एडवोकेट है, व्हाटएवर। तो ये आपका 6 क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन। अब देखो सेम यही बातें उन्होंने लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखी है, सारी बातें एज इट इज आपको दिखेंगी, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बताया। चलिए, ईच सब्सक्राइबर मस्ट स्टेट द नंबर ऑफ द शेयर्स, और सब्सक्राइबर के क्या होंगे? सिग्नेचर भी होंगे। यहाँ इन्होंने क्या लिखा? इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, 2 होंगे, ठीक है। एक सीए खुद हो जाएगा, सीएस खुद हो जाएगा, और जो भी साथ में ऑफिसर्स हो सकते हैं वो बन सकते हैं। चलिए, जो सब्सक्राइबर है, क्या सेम लाइन लिखी? वी दी सेवरल पर्सन हुज नेम, एड्रेस, सेम वही जो ऊपर का पैराग्राफ था। फिर यहाँ उन्होंने बोल दिया डिटेल में, क्या बताया? नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, किसके? सब्सक्राइबर के। नंबर ऑफ शेयर्स, सिग्नेचर अटेस्ट बाय दी आ विटनेस। तो कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है जो हमने कॉलम वेज में पढ़ा था। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हर सब्सक्राइबर को कम से कम क्या मिलना चाहिए? कम से कम 1 शेयर मिलना चाहिए। और जो हर सब्सक्राइबर होगा उसके ऑपोजिट में, नाम के ऑपोजिट में क्या लिखा होगा कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। तो जो अभी हमने प्रेजेंटेशन देख लिया, बस उसका थ्योरेटिकल फॉर्म रीड कर लिया, दैट्स इट, डन। चलिए, क्या पूरे क्लॉज खत्म होते हैं? चलो सीक्वेंस, पहला नेम क्लॉज। फिर अब थोड़ा सा याद करो, जब हमने नेम क्लॉज पढ़ा तो हमने डिटेलिंग पढ़ी, हमने कहा भैया कैसा कैसा नाम होना नहीं चाहिए, ये पढ़ा। फिर हमने सिचुएशन क्लॉज पढ़ा और इसमें देखा कि भैया बस स्टेट का नाम लिखा होना चाहिए, स्टेट का नाम लिखा है। इसके अलावा आपको 30 डेज के अंदर आरओसी को फुल कंप्लीट एड्रेस देना है। फिर आपके बिल्डिंग के बाहर, ठीक है, आपके सारे के सारे लेटर्स में पूरी डिटेल में आपको नाम भी लिखना है, अपना एड्रेस भी सील में भी लिखना है, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हर जगह लिखना है। फिर उसके बाद कौन सा देखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बोला एक मेन होता है और एक इंसिडेंटल, पूरे केसेस के थ्रू बता रहे हो। ऑब्जेक्ट सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत ज्यादा बताया नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में लिंक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 4th क्या पढ़ा हमने? लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर,
या फिर लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड, सिचुएशनल है, आपको फॉर्मेट बदलना होता है, टेबल ABCDE जो हमने कल समझा था। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल लिखो, इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस लिखो, लेकिन तीनों का लिखने का तरीका कंप्लीट लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, मल्टीप्लाई बाय जितने का है, 10 का है, 100 का है, व्हाटएवर, डन। चलिए फिर अभी हमने क्या पढ़ा, सब्सक्रिप्शन, आपको पूरे कॉलम्स के साथ नाम लिखने पड़ेंगे, क्लैरिटी है। अब यहां आपका पूरा का पूरा मेमोरेंडम खत्म, पूरा का पूरा मेमोरेंडम खत्म। अब सेक्शन 4 हमारा खत्म हो गया बच्चों, मेमोरेंडम पढ़ा तो मेमोरेंडम का क्या समझेंगे, ऑल्टरेशन, फिर हम आर्टिकल समझेंगे, आर्टिकल का क्या समझेंगे, ऑल्टरेशन। जरा बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, ऑल्टरेशन का बेसिक मीनिंग बताइए, चेंजेस, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंजेस। चलिए क्या हम अपने मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं, हाँ। चलिए सबसे पहला क्या लिखा है, क्या अपने नेम क्लॉज को बदल सकते हैं, कंपनी का नाम बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदल सकते हैं, हाँ। जरा मुझे बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या लिखा था, स्टेट। पहले नाम की बात करूं, CS दुनिया का नाम बदलना है, क्या रखना चाहते हैं, CACS दुनिया, बदल सकते हैं, हाँ, प्रोसेस फॉलो करनी है। चलिए ऑल्टरेशन करना चाहते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का, मेरे मेमोरेंडम में क्या लिखा था सिचुएशन क्लॉज में, जरा बताएंगे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर मैं जबलपुर में अपना ऑफिस नहीं रख रही हूँ, मैं इंदौर शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्या मेरे मेमोरेंडम का मेरे मेमोरेंडम का सिचुएशन क्लॉज चेंज होगा क्या, यार स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, वो थोड़ा ना बदल जाएगा। भोपाल में जा रही हूँ, बदलेगा क्या, नहीं। पुणे जा रही हूँ, अब बदलेगा, तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिटेल होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। चलिए मैं अभी तक कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रही थी, मुझे साइंस के बच्चों को पढ़ाना है, क्या मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, हाँ। चलिए लाइबिलिटी क्लॉज मुझे ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है, सॉरी ये तो लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आपका जो ये लाइबिलिटी क्लॉज है अगर आपने चेंज किया तो आपकी कंपनी ऑल टुगेदर डिफरेंट बनती है, क्या ये चेंज हो सकता है, हाँ। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज, क्या मैं ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकती हूँ, इक्विटी बढ़ा सकती हूँ, प्रेफरेंस बढ़ा सकती हूँ, हाँ ना बढ़ा सकती हूँ। तो यस मेरा क्या होगा, ये अपना कैपिटल क्लॉज भी चेंज। बच्चों कुछ मिसिंग है, क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ना उस टाइम पे जिसने किया था, मैं और सृष्टि कंपनी बनाते, प्राइवेट कंपनी सब्सक्राइब करते, तो सब्सक्राइबर में किसका नाम लिखा, मेरा और सृष्टि का नाम लिखा, दैट्स इट। अब उसके बाद जो लोग भी ज्वाइन करते हैं वो तो सेकेंडरी है ना, उन सबका नाम तो किस में लिखा होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। अब बाकी के ये दो लोग खरीदते, ईशा और कंचन खरीदते, तो इनका नाम क्या मेमोरेंडम में डालेंगे क्या, नहीं, इनका नाम कहाँ आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। हम दोनों सब्सक्राइबर है, अब हमारा नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। अगर इन लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, अगर ये शेयर्स बेच तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से इनका नाम हट जाएगा, जिनको बेचा उनका नाम आएगा। लेकिन अगर सब्सक्राइबर बदल जाते हैं तो हमारा नाम तो एज इट इज रहेगा, इसलिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी बदलता नहीं है। तो प्लीज सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सारे के सारे मेमोरेंडम में टोटल होते हैं 6 क्लॉज, ठीक है। ओपीसी के केस में कौन आ जाता है, नॉमिनी। क्या बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है ना। आज दादाजी को लग रहा है कि भैया ये पोता काम का नहीं है ना, ये पोती काम की है, तो तुरंत नाम बदल सकते हैं, हाँ नॉमिनी क्लॉज चेंज हो सकता है। तो कुल मिलाकर सब बदला जा सकता है, बस एक चीज बदली नहीं जाएगी, वो क्या है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। प्लीज याद रखना, यहाँ पे अलग से लिख भी लीजिए। चलिए अब यहां आपको पहले शॉर्ट में बता दूं प्रोसेस पहले शॉर्ट में समझेंगे, फिर जाके आपकी गहराइयों में जाएंगे बुक में। चलिए अब मैं आपके मेमोरेंडम को ऑल्टर करूं, तो प्लीज सेक्शन नंबर 13 सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना। मैंने अभी आपको 4 पढ़ाया, 4 आपको कंप्लीट मेमोरेंडम के बारे में बताता है, ध्यान दो। सेक्शन नंबर 4 आपको क्या बताता है, मेमोरेंडम। अब सेक्शन नंबर 13 बताता है मेमोरेंडम को कैसे ऑल्टर किया जाएगा। राघव ध्यान दो बेटा, कैसे मेमोरेंडम को ऑल्टर किया जाएगा। तो ऑल्टरेशन की बात हो रही है, सेक्शन 13 पढ़ रहे, बस याद रखना भी, ठीक है, 13 याद रखना है। पहले शॉर्ट में प्रोसेस, कोई भी काम करोगे, चलो नाम बदल रहे, अगर नाम बदलना है क्या शोल्डर से बात नहीं करोगे, उनके बिना तो नहीं कर पाओगे। आपको बोला है कि हम आपको पावर दे रहे हैं ऑल्टर करने की, लेकिन प्लीज आप कंपनी की क्या करवाइए, जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में क्या पास कराएंगे, एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब मेंबर्स की मीटिंग कराइए और कितने वोटिंग 75।
सीएस दुनिया से नाम सीएस दुनिया रखना चाहते हैं, तुम लोग की होगी मीटिंग और मीटिंग में तुमसे पूछा जाएगा। मैंने कहा कि अभी तक हमारे मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था हम सीएस के बच्चों को पढ़ाएंगे, अब हम किसको पढ़ाना चाहते हैं? सीए के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर हम ये पढ़ाना चाहते हैं और अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, कर ले, तो तुम लोग अगर हाँ बोलोगे तो कर लेंगे, तुमने अगर नाम बोल दिया तो मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। अब पूरा का पूरा मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए जनरल रूल आपको क्या पास करना है? एसआर, एक्सेप्ट इन केस क्या कर रहे हो? ऑल्टरेशन ऑफ दी कैपिटल, तो आपका काम किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? ओआर से। ओआर मतलब क्या? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो प्लीज याद रखना, क्या मेमोरेंडम चेंज हो सकता है? हाँ, लेकिन अगर मेमोरेंडम चेंज होगा तो प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या? आपको जनरल मीटिंग कराना हो, जनरल मीटिंग में क्या पास कराना है? एसआर। तो जैसे आपका एसआर पास होगा तो आप ये काम कर सकते हो। अगर मुझे नाम बदलना है तो एसआर पास करना है कि ओआर? ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसआर की ओआर? हर केस में एसआर, ईच केस में क्या होगा? एसआर। लेकिन एक्सेप्ट कौन से वाले केस में? कौन सा क्लॉज? कैपिटल, बस कैपिटल। जरा बताओगे कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या था? ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस। अरे पैसे की ज्यादा जरूरत है तो भैया हम बढ़ा सकते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा इससे तो ओआर से काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे काम इंपॉर्टेंट है। आप नाम बदल रहे हो, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो, अभी तक मध्य प्रदेश में थे, अब महाराष्ट्र जा रहे हो, आप गुजरात जा रहे हो, तो प्लीज आपको एसआर पास करना पड़ेगा। आप अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे हो, एसआर पास करना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लॉज क्या? अभी लिमिटेड बाय शेयर थे, अब बोल रहे हो गारंटी, अब बोल रहे हो अनलिमिटेड, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें है, इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अब सबकी प्रोसेस पहले शॉर्ट में बता दूं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे आर्टिकल, समझेंगे आर्टिकल का भी ऑल्टरेशन समझेंगे। तो आर्टिकल के ऑल्टरेशन की बात करूं तो आर्टिकल भी क्या बोलता है? आर्टिकल भी बदलने के लिए आपको एसआर, लेकिन आगे चलकर समझेंगे। चलिए आते हैं मेमोरेंडम। लेकिन इतनी छोटी प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले अच्छे शॉर्ट प्रेजेंटेशन में समझा दूं, कंसेप्ट थोड़ा सा याद हो जाए, फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में जाएंगे। डन? चलिए, ऑल्टरेशन हमें सारे क्लॉजेस का करना है। सबसे पहले देखो मेन नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में अगर तुम देखो तो प्रोसेस छोटी है। रजिस्टर्ड ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं यहीं जबलपुर में हूँ, ठीक है, जबलपुर से मैं अभी लेबर चौक में, रानीताल लेबर चौक में है, ठीक है, मैं यहाँ से आधारताल जा रही हूँ, क्या मेमोरेंडम क्लॉज बदलेगा? मेमोरेंडम चेंज होगा? मैं अभी रानीताल से कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ? आधारताल, क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? भोपाल जा रही हूँ, इंदौर जा रही हूँ, बच्चों पुणे जा रही हूँ। तो प्लीज हमें देखना पड़ेगा कि आपका ऑफिस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से इसकी प्रोसेस लंबी है। तो नेम क्लॉज की प्रोसेस छोटी है, ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज की प्रोसेस छोटी, कैपिटल, लाइबिलिटी, सबकी प्रोसेस छोटी। सबसे ज्यादा लेंदी प्रोसेस किसकी है? रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले छोटी छोटी प्रोसेस पढ़ ले, फिर जाएंगे लंबी वाली प्रोसेस में। सबसे पहले आ जाओ नेम क्लॉज। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले मैं रॉकेश अभिषेक सर, सीएस दुनिया की जगह हमें नाम रखना है सीएस दुनिया, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बोर्ड मीटिंग। क्या बोलोगे? बोर्ड मीटिंग। क्या बोर्ड मीटिंग को मैं बीएम लिख सकती हूँ? बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन। जैसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी। लेकिन जब जनरल मीटिंग होता है तो हम बस टर्म चेंज कर देते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, हम बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टर्म यूज नहीं करते, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन यही वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। पहला स्टेप क्लियर है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी, मैं और रॉकी सर ने बोल दिया कि चलो नाम चेंज करते हैं। अब आएगी आपके साथ मीटिंग, जनरल मीटिंग। क्या मैं लिख सकती हूँ? जनरल मीटिंग में हमें क्या पास करना है? नाम बदल रहे, नाम बदलने के लिए क्या करना है? एसआर की ओआर? एसआर। डन? तो नेम क्लॉज चेंज हो रहा है। सेकेंड स्टेप समझ में आया? आ जाओ। अब होता क्या है, जब भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल क्या, हमने ऐसे मीटिंग कराई, ऐसे वोटिंग कराई, तुम लोगों ने 75% से हाँ बोल दिया। अब इसका ना, ये तो सारा काम फिजिकली हुआ है, इसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। खतरी ध्यान दे, इसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे एक पूरा ड्राफ्ट करेंगे, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होगा, ऐसे मेरे हाथ में होगा, ठीक। सीएस ने इसे ड्राफ्ट किया। अब ये जो ड्राफ्ट जो हुआ है, इसे भेजना पड़ेगा आरओसी के पास एज अ प्रूफ। आरओसी को हम बताएंगे, आरओसी देखो हमने शेयर होल्डर से परमिशन ले ली है, ये इसका डॉक्यूमेंट फॉर्म है, क्योंकि फिजिकल ऐसे वीडियो तो भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने ये पेपर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है और इसे आरओसी को भेजेंगे।
इसके लिए अक्सर हम बार बार MGT14 एक फॉर्म का नाम है, एक फॉर्म का नाम होता है MGT14। हम ROC को डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, जब भी तुम्हें दिखेगा स्पेशल रेजोल्यूशन तो याद रखना बार बार लिखा होगा MGT14 MGT14, तो समझ जाना MGT14 से हमारा मतलब क्या है, ROC को हमने फाइल किया। मीटिंग में हमने क्या पास किया, SR, लेकिन ROC को फाइल करना है जो डॉक्यूमेंट, MGT14 एक फॉर्म है, उसको भरा और अटैच कर कर SR दे दिया, ROC के पास रिकॉर्ड में चला गया। तो जब जब मीटिंग में SR पास करोगे विद इन 30 डेज, कितने दिन का समय हमारे पास, 30 दिन का। आज फॉर एग्जाम्पल 10 अगस्त है, आज अगर मीटिंग होती है तो यहाँ से 30 दिन का समय है हमारे पास भैया ROC को भेजने का। ROC को कौन सा फॉर्म भेजेंगे, MGT14, कितने दिनों में भेजेंगे, इसमें क्या अटैच करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, समझ में आए। तो MGT14 SR के केस में भेजा जाता है, याद रहेगा। चलो, तो सबसे पहला अगर आपको नाम बदलना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करवाया, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या पास किया, बोर्ड रेजोल्यूशन। अब मैं रॉकी सर, अभिषेक सर, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो इसका भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उसे हम बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। डन। चलिए, तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाजू में क्या लिखा है, MGT14। MGT14 क्या है ये समझ में आ गया। चलो, अब हमने ये बताया कि शोल्डर ने हाँ बोल दिया, अब हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमारे शोल्डर ने हाँ बोल दिया है कि भैया सरकार आप भी बोल दो, ROC को भेज रहे हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन भेजेंगे INC24, जिससे हम क्या पूछेंगे, CG की अप्रूवल लेंगे। CG को कोई दिक्कत तो नहीं है, हम अपना नाम बदल रहे हैं, ROC को हमने ये तो बता दिया, प्लस CG को एप्लीकेशन दिया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे नाम बदलने से अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। हो सकता है हमने कुछ घपले कर रखे हो, CG एक बार चेक कर कर बताएगा। लेकिन CG कैसे चेक करता है, CG ROC से ही पूछता है कि ROC तुम बताओ इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कैसा है, ठीक है। तो यस, नाम बदलने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, हमने एप्लीकेशन दी CG की अप्रूवल के लिए। लेकिन CG को जो एप्लीकेशन दी जाती है उसका एक फॉर्म भेजा जाता है, उस फॉर्म का नाम क्या है, INC24, याद रखना है। हाँ, MGT14 याद रखना है। INC24 में क्या किया, CG की अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगाई। अब सारी चीजें सही, CG ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, सब कुछ बढ़िया। हमारे ROC ने भी बोला कि ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन तुमने सही पास करवाया है, वहां से रिप्लाई आएगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी तक हमारे पास पुराना सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है CS दुनिया लिमिटेड, अब न्यू सर्टिफिकेट आएगा जिसमें क्या लिखा होगा, CS दुनिया लिमिटेड। बात समझ में आ रही है। तो जो रिप्लाई आएगा वो INC25 में। तो ये थे हमारी स्टेप। वापस सबसे पहला पहला क्या किया हमने, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए एक फॉर्म हमने भरा है कि SR अच्छे से पास हुआ है, MGT14। एप्लीकेशन दिया हमने CG को कि आपको कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन रेज करना है तो हमें बता दो। फॉर्म का नाम क्या है, INC24। सारी चीजें सब कुछ सही होगी तो ROC रिप्लाई करेगा न्यू सर्टिफिकेट के साथ। इसका फॉर्म का नाम क्या है, INC25। डन। INC25 कुछ नहीं, सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट दे रखा है। डन। तो ये थी हमारी प्रोसेस। सेम प्रोसेस अब मैं किस में बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी तक हम बस CS के बच्चों को पढ़ाते थे, आज से CA के भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मीटिंग करवाई, पहले तो बोर्ड मीटिंग होगी, मैं रॉकी अभिषेक सर, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। तुम्हारी मीटिंग करवाई, जनरल मीटिंग में क्या पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन। MGT14 में कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब इन्होंने कहा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको देनी है, क्या लिखा है, डिसेंटिंग, डिसअग्री करने वाले लोग। आगे चल के भी इसे और डिटेल में समझाऊंगी। कुछ शेयर होल्डर है जो कह रहे हैं नहीं भैया हम अग्री नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते सी को बढ़ाना, हम चाहते बस CS को, ठीक है। या जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज है, हम अभी तक एजुकेशन लाइन में थे, हमने कहा स्पोर्ट्स लाइन में चाहते। तो जो डिसअग्री करने वाले लोग हैं इन्हें हम क्या देंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। व्हाट डू मीन बाय एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नहीं अपॉर्चुनिटी बाहर हो जाओ, हम तुमको पैसे दे रहे अपने शेयर वापस कर कर जाओ, ठीक है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी, अगर आप डिसअग्री कर रहे हो, जितने लोग अग्री कर रहे हैं मेरे साथ चलेंगे, जितने लोग डिसअग्री कर रहे हैं उनको पैसा दूंगे, रफा दफा करूंगे, ठीक है। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। डिसेंटिंग, आगे चल के टर्म पूछूंगी, डिसेंटिंग का मतलब क्या है, डिसअग्री। इफ द मनी रेज फ्रॉम द पब्लिक, और वो अभी पैसा यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, और अगर पैसा भी यूज नहीं हुआ है और जो डिसएग्री करे उनको उनका पैसा दे दो, पैसा रखा है पैसा दे दो, नक्की करो। तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलो कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटी से आपको गुजरना पड़ता है। चलो एक बार आ जाओ कैपिटल क्लॉज में भी। कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है,
कैपिटल क्लॉज एक लौता था जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पे क्या होता था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। चलो, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इनके फॉर्म्स अलग होते हैं क्योंकि अब आपका कैपिटल क्लॉज चेंज हो रहा है, तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता है। इनके फॉर्म का नाम होता है SH7। SH कुछ नहीं, शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है, आगे चलकर समझेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है, बोर्ड मीटिंग में क्या, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन। कुल मिलाकर ये तो कॉमन आपको समझ में आ गया कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, सारे केसेस में, लेकिन एक केस को छोड़कर, कौन सा, कैपिटल। और अब आ जाओ आपकी बुक की लैंग्वेज। चलो स्टार्ट करेंगे। ऑल्टरेशन, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है क्या, सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है क्या, सिचुएशन क्लॉज, सॉरी ऑल्टरेशन। किसका ऑल्टरेशन नहीं होता है, नेम बदला जा सकता है, रजिस्टर ऑफिस बदला जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी, क्या नहीं बदला जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकॉर्पोरेट करते वक्त जो सब्सक्राइब करते थे उसके बाद तो भैया रजिस्टर बनेगा ना, रजिस्टर में हजारों लाखों लोगों का नाम, सबका नाम क्या मेमोरेंडम में होता है, नहीं, मेरा और सृष्टि का है बस। अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोगों का है बस, इसके अलावा जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंटेन होगा। चलिए आ जाओ, शुरुआत करते हैं सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1। यहाँ इन्होंने बोला ऑल्टरेशन नेम का होता है, रजिस्टर का, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी, लेकिन सब्सक्रिप्शन का नहीं। आ जाइए सीधा नीचे आएंगे, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ड्यू टू चेंज, बताओ हेडिंग क्या लिखा है, नेम चेंज। आ जाइए समझेंगे। नेम ऑफ द कंपनी कैन बी ऑल्टर बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ सीजी। अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई, बताओ प्रोसेस क्या था, पहले बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आरओसी को ये बात बता दो, एसआर अच्छे से पास हो गया, किस फॉर्म के थ्रू, MGT 14। अब सीजी से परमिशन ले लो, नाम बदलने के कारण सीजी आपको कोई आपत्ति तो नहीं, फॉर्म INC 24 डन। चलो, इन्होंने कहा पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, ये समझ में आया, दूसरा क्या बोला, किसकी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप कर क्या रहे हो जिसमें लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप कुछ ऐड कर रहे हो या तो आप डिलीट कर रहे हो, क्या ऐड और डिलीट कर रहे हो, प्राइवेट, CS दुनिया प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना चाहती हूँ, तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CS दुनिया लिमिटेड, ये प्राइवेट हटाना है, या फिर मैं CS दुनिया लिमिटेड हूं, मैं अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करूं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। इन्होंने कहा कि ये ग्रोथ है, आप प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हो, या फिर आप पब्लिक कंपनी की फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करना चाहते प्राइवेट, तो इन सब चीजों के लिए आपको सीजी से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा केस है, ठीक है, आपको आज से CS दुनिया की जगह पर मुझे जियो नाम रखना है, रख सकती हूँ क्या, नहीं रख सकती, कुछ भी वर्ल्ड रखना है रख सकती हूँ, चेक करना पड़ेगा, कहाँ चेक करना पड़ेगा, रन में, रिजर्व यूनिक नेम में चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद अगर ये नाम मिलता है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिलाकर बस इन्होंने यही बोला है, कन्वर्जन इनटू अ पब्लिक कंपनी या फिर वाइसा वर्सा, इसके लिए सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा डेटा और एड ऑन करो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, सीजी की परमिशन, लेकिन सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप क्या करो, बस कन्वर्ट हो रहे हो, है ना। अगर आप एडिशन करो या डिलीट करो प्राइवेट, ये आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रहे हो या फिर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट, तो सीजी की परमिशन नहीं, बस आपका बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, काम खत्म, सीजी से आप पूछने की जरूरत नहीं इस पर्पस के लिए। चलिए अब आते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। इफ थ्रू क्या लिखा है, इन एडवर्टेंस का मतलब लिखो, डन विदाउट थिंकिंग, डन विदाउट थिंकिंग मतलब केयरलेस बोल सकती हूँ, नहीं ध्यान दिया बोल सकती हूँ। अगर आपने कंपनी का कुछ भी नाम रखा, ठीक है, कोई भी नाम रखा और कंपनी उस नाम से इट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, आपने कुछ एक नाम रखा और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय अ न्यू नेम हैज बीन रजिस्टर्ड विद अ नेम इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लिखा है, आइडेंटिकल या फिर टू क्लोजली रिसेंबल द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपने नाम के लिए अप्लाई किया और नाम एक्सेप्ट भी हो जाता है, उस नाम से आप रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं, कुछ याद आ रहा है,
हमने अभी इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था कि आपने नाम के लिए अप्लाई किया, ठीक है, मैंने कहा था सरकारी काम है ना, ये नाम किसी से मिलता जुलता था, लेकिन इन्होंने तुरंत में क्या कर दिया, नाम अलॉट कर दिया। अगर नाम अलॉट कर दिया तो भैया अब गलती हो गई है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि भैया नाम को क्या करो, चेंज करो। तो वही सेम बात है, द कंपनी में चेंज द नेम, कितने दिन का समय दिया जाएगा, 3 महीने का, within a period of 3 months from the issue of the direction by passing the ordinary resolution and by obtaining the approval of the center government writing। चल, आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा कि आप फटाफट ये नाम चेंज करो, अगर इस नाम से रजिस्टर्ड हो चुके हो और ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमने केसेस पढ़े थे, एटलस वाला केस पढ़ा था, ठीक है। अब मेरी बहुत पुरानी कंपनी है एटलस, ठीक है, वंशिका क्या करती है, सही बोला ना, वैष्णवी, सॉरी, वैष्णवी क्या करती है, एटलस नाम से ही कंपनी बना देती है। अब इसके नाम से रजिस्टर्ड भी कर देता है अपना आरओसी, ठीक है। अब अगर इस नाम से हो गया है, बाद में पता चलता है शिट ये नाम तो हमें देना नहीं था, तो अब इनको नोटिस जाएगा, ठीक है, 3 महीने का समय दिया जाएगा कि 3 महीने में फटाफट अपना नाम बदलो। तो कैसे नाम बदलेंगे वो, इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया, क्या पास करना, ओआर पास करना कि एसआर, ओआर, प्लीज याद रखना। 3 महीने का समय दिया जा रहा है, तो क्योंकि हम ही कह रहे हैं, आरओसी बोल रहा है भैया नाम बदलो, तो इस कारण से एसआर की जरूरत नहीं है। 51% लोग भी अगर मान जाएंगे तो भी आप अपना नाम बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज जो भी नाम रखोगे उसके लिए सीजी से भी जरूर पूछ लेना, क्लैरिटी है। अगर जल्दबाजी में बिना सोचे कुछ ऐसे एक नाम रख दिया और रखने के बाद वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है, बाद में हमें क्लिक होता है कि ये नाम तो भैया आइडेंटिकल है, नहीं रखा जा सकता, तो नोटिस देके बोला जाएगा चेंज करो, ठीक है। और चेंज करने के लिए बोला जाएगा 3 महीने का समय है, इन 3 महीनों में फटाफट बोर्ड मीटिंग कराओ, जनरल मीटिंग कराओ, जनरल मीटिंग में लेकिन ओआर के एसआर, वैसे नेम चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, एसआर, लेकिन यहाँ पे ये याद रखेंगे अपन, ये खिचड़ियां पकती है एक्चुअल में, है ना, ये आपको थोड़ा सा डेटा ज्यादा रिटेन रखना पड़ता है कि भैया ओआर का पास करना पड़ता है। चलिए, व्हेन एनी चेंज रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम, अब जो भी नया नाम है ओआर पास किया, जो भी नाम है, ठीक है, वैष्णवी ने वो नाम दिया और आरओसी को फाइल किया, आरओसी तुरंत इसे अब क्या करेगा, न्यू नेम की एंट्री कर देगा पुराने नाम की जगह और तुरंत एक फ्रेश सर्टिफिकेट भी दे देगा। डन। चलो, जो भी नेम चेंज है नॉट अलाउड टू बी द कंपनी हैज नॉट फाइल, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। वैष्णवी ने खुद से एप्लीकेशन दी, क्या एप्लीकेशन दी कि मुझे अपनी कंपनी का नाम बदलना है, ठीक है बदल लो, लेकिन एक बार वैष्णवी के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर हमें पता चलता है कि वैष्णवी की कंपनी ने क्या फाइल नहीं किया है, क्या लिखा है, एनुअल रिटर्न, या फिर क्या फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इनको नाम बदलने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कुछ फ्रॉड करने का प्लान हो, इनकी कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर साल फाइल करने होते तुम ये फाइल नहीं कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, तो हम नाम बदलने नहीं देंगे जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करते। क्या क्या डिफॉल्ट किया है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, फेल टू पे रीपे, क्या लिखा है, मैच्योर्ड डिपॉजिट विद इंटरेस्ट। डिपॉजिट जैसे एफडी होती है ना आपके बैंक्स वगैरह में, ऐसे कंपनी भी फिक्स डिपॉजिट्स लेती है। अब वैष्णवी की कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट लिया है, अभी रिटर्न किया नहीं है, 5 साल का वादा किया था, 5 साल हो गए, अब पैसे मांगने वाले आए हैं, ये लोग पैसे नहीं दे रहे, तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, एनुअल रिटर्न नहीं दे रहे हैं, डिपॉजिट्स का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट देने में फेल हो चुके हैं, तो ये डिफॉल्टिंग कंपनी है, इनको तो नाम बदलने देंगे ही नहीं। क्लैरिटी है। चलो नीचे, अगर वैष्णवी पूरे पैसे रीपे कर देती है, तो हाँ, रीपे करना, डिबेंचर का पैसा हो, विद इंटरेस्ट हो, मैच्योर डिपॉजिट है, जो कुछ भी पैसा अगर रीपे कर दिया तो फिर हम कहेंगे हाँ अब आप नाम चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन INC 24 बता चुकी हूँ, INC 24 में एप्लीकेशन दीजिए नाम चेंज करने के लिए। न्यू सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आपका INC 25, यहाँ पे उन्होंने पूरी छोटी छोटी बातें बताई। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने जो केस पढ़ा, नेम क्लॉज को ऑल्टर करना, क्या नाम को बदला जा सकता है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, डन। चलिए हमने अब ये कर लिया, इसके बाद सीजी से परमिशन लेनी है, लेना ही लेना है, हमेशा ही लेना है, लेने की जरूरत नहीं है, कब, एडिशन या फिर डिलीट कर रहे हैं क्या, प्राइवेट कंपनी। चलो, अगर नाम गलती से कुछ भी रख लिया और रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, फिर क्या होगा, 3 महीने का समय दिया जाएगा, किस चीज के लिए, चेंज करो और एसआर पास करवा लेना, याद रहेगा, बस एसआर ओआर पास करना है, खत्म, सीजी से नहीं पूछना है। सेम वही प्रोसेस, बस यहाँ पे एसआर की जगह पे ओआर हो गया, लेकिन सीजी से पूछना पड़ेगा। चलिए, अब जो भी नया नाम होगा आरओसी को बता दो, आरओसी से एंटर कर लेगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्टिंग कंपनी तो आपको नेम के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दिया, रिजेक्शन आ जाएगा कि भैया हम तुम्हें नहीं करने देंगे। क्यों क्यों,
आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, डिबेंचर डिपॉजिट इनका प्रिंसिपल इनका इंटरेस्ट रिपे नहीं किया। अगर चाहते हो नाम के लिए अप्लाई करना तो फुल पेमेंट पहले कर दो, फिर एप्लीकेशन दीजिए। डन। छोटू छोटू केस है, बस मार्क करो और मुझे बस जितना मार्क है उसी को पढ़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। बताओ जितना मार्क किया बस उसे पढ़कर बताओ क्या बोल रहा है। ये हाई कोर्ट कहाँ गया, कैसे आ गए हाई कोर्ट? हम तो एनसीएलटी समझते, पुराने केसेस है। एक जमाने में सारे केसेस कहाँ जाते थे? हाई कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, ठीक है। अब सारे केसेस कहाँ जाते हैं? एनसीएलटी। खुश नहीं हुए तो एनसीएलएटी एपिलेट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जितने भी सारे पुराने केसेस है उसमें हाई कोर्ट का ही नाम दे रखा होगा क्योंकि हाई कोर्ट ही डील करता था। तो यहाँ इन्होंने बस ये लिखा है दिल्ली के हाई कोर्ट ने बोथ कंपनी जो कि नाम सेम सेम यूज कर रही थी, रीजनल डायरेक्टर एमसीए को डायरेक्शन दिया कि भैया नाम बदलवाओ इनको। तो बदलने के लिए वही 3 महीने का समय, वही ओआर पास करना, वही सीजी की परमिशन लेना। क्लियर है? कर सकते हैं, सेम नाम के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर डिफॉल्टिंग है तो मना कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो कहेंगे हाँ नाम बदलो, कोई इशू नहीं है, हम इस नाम के 60 डेज के लिए रिजर्व करेंगे। ये हमने कल के कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। 60 डेज में सारी फॉर्मेलिटी करो, हो जाएगा। डन। चलो नीचे इन्होंने क्या दे रखी है? अभी तक क्या पढ़ रहे थे? प्रोसेस ही तो पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं हमें प्रोसेस पता चल गई। लेकिन एक बार बस हेडिंग हेडिंग ऊपर ऊपर की पढ़ो। क्या लिखा है? सबसे पहले क्या करना है? बोर्ड मीटिंग बुलाना है। फिर क्या करना है? नया नाम जो सोच रहे हो, अभी तक सीएस दुनिया था, सीएस दुनिया चेक तो कर लो कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। चलो क्या लिखा है? आरओसी ने हाँ बोल दिया। वापस ऊपर लिखा है मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। क्या लिखा है? मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाओ, पास करो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन और काम दे दो। अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस को काम दो, सीएस नहीं है तो भैया डायरेक्टर को दो, ताकि वो आरओसी को एप्लीकेशन डाले कि भैया हम नाम बदलना चाहते हैं। नेम अवेलेबल है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है? कल जो हमने पढ़ा था कि भैया आपको क्या करना है, एमसी की वेबसाइट में जाना है और कहाँ जाना है? रन रिजर्व यूनिक नेम में जाना है, ठीक है। फीस पे करनी है और चेक करना है कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। फिर आरओसी की अप्रूवल लेनी है नेम अवेलेबिलिटी के लिए। अगर न्यू कंपनी है क्लिक हो रहा है कितने दिन के लिए रिजर्व? 20 डेज। पुरानी कंपनी है तो कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए रिजर्व। यही लिखा है इन्होंने, 20 डेज और 60 डेज चाहिए। नेम अप्रूवल सीएस और डायरेक्टर तुमको कन्वे कराना है अनदर, फिर से बोर्ड मीटिंग कराओ कि भैया हमें जो नाम चाहिए था वो नाम मिल चुका है, आगे की फॉर्मेलिटीज करो जल्दी से फटाफट। नेम अप्रूव हो चुका है ये बात बताओ। जैसे मैंने ये काम किया, मैं रॉकी सर अभिषेक सर की मीटिंग कराऊंगी और क्या बोलेंगे, जो नाम के लिए हमने अप्लाई किया था वो नाम मिल चुका है। फिक्स करो डेट टाइम प्लेस, किसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फटाफट ईजीएम करवाइए। ईजीएम में अब डिस्कशन करना है कि भैया ये नाम के लिए सब अग्री कर रहे हैं कि नहीं। तो इस ईजीएम में मैं क्या पूछ रही हूँ? आप लोगों की परमिशन ले रही हूँ। ओआरएसआर जो भी है सिचुएशन, अप्रूव दी नोटिस, नोटिस बनाओ और ऑथराइजेशन दो, सीएस ये सारा काम करेगा। अब नोटिस जो भी बना लिया था वो नोटिस किसको दोगे? सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फोर्थ वाला पॉइंट बोल रहा है नोटिस इशू किया। फिफ्थ क्या बोल रहा है? ईजीएम अब हो रही है। ईजीएम अगर हो रही है तो क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन फटाफट पास करेंगे। अब आरओसी को क्या मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एक फॉर्म बताया था? एमजीटी 14 कंपनी फाइल करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छे से फाइल हो गया है। एमजीटी 14 सर्टिफाइंग क्या लिखा है? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, यहाँ पे सीए सीए सीएमए। मैंने आपको बताया था एमजीटी 14 कितने दिन के अंदर? 30 डेज। 30 डेज कहाँ से? जब भी मीटिंग हुई वहां पे एसआर पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर फाइल करना है, ठीक है। चलिए आरओसी फटाफट देख लो सारी चीजें सही है, सही लगेगी तो आपको क्या करना है? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वापस रिटर्न कर देना है। इंटीमेट करो कंपनी, अगर आपकी कंपनी कहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का नाम बदल रहा है तो भैया उनको भी इन्फॉर्म करो। क्या लिखा है? ये सब कौन है? एनसीएल, एनएसडीएल, सीडीएसएल, डिपॉजिटरीज, क्योंकि इनके पास हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इनके पास हमारा नाम तो क्या लिखा होगा? पुराना, नया नाम होना चाहिए। तो जहां जहां आपकी लिंकिंग है, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी तो इन सबको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड हो, स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, एनएसडीएल सीडीएसएल को बताओ, जो भी सेट रही है लाइक इंस्पेक्टर फैक्ट्री, इन्होंने बोल दिया इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो तो आपको आपसे रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स है उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमारा नाम बदल चुका है। नेक्स्ट, न्यू कॉमन सील अरेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक तो आपके पास पुराने नाम से थी।
न्यू नेम पेंट करना पड़ेगा सारे के सारे साइन बोर्ड्स में। याद करो अभी हमने जो पढ़ा, बिल्डिंग के बाहर नाम लिखना है, सब चीज बदलो, करेक्ट करो, रिकॉर्ड्स रजिस्टर सारी चीजें, एवरी डॉक्यूमेंट पेंट फिक्स प्रिंट, पुराना नाम और नया नाम दोनों पैरेलली चलाना है। मुझे बताओ क्या पूरी प्रोसेस समझ में आई? मैंने एक प्रोसेस डिटेल में पढ़ाई, अब आगे की प्रोसेस डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। प्रोसेस सबकी सिमिलर। अभी मैंने आपको समझाया कि नेम क्लॉज जब चेंज होता है तो पूरी कंप्लीट प्रोसेस। ऐसे हम किसकी प्रोसेस पढ़ेंगे? नेम क्लॉज के बाद क्या है? रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, फिर लाइबिलिटी चेंज होगी, फिर कैपिटल, फिर होगा ना सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज? नहीं होगा। ठीक है, तो सबकी प्रोसेस ये बार बार देंगे। मैंने एक बार प्रोसेस डिटेल में पढ़ा दी, अब सारी प्रोसेस आप खुद से रीड करेंगे क्योंकि यही घिसी पिटी बातें होती हैं। ठीक है, चलो सभा को करते हैं अब यहाँ पर समाप्त।